16 और 17 जून 2013 को जब ये भयानक आपदा आई थी तो उस दौरान हम अपने गांव में छुट्टियां मना रहे थे। हमारे गांव से मात्र 4.5 घंटे के सफ़र के बाद केदारनाथ है। बारिश 15 जून सुबह से शुरू हो गई थी। हम सामान्य बारिश की तरह इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे थे, मगर ये बारिश 3 दिन तक लगातार चलती रही। इस 3 दिन की बारिश के बाद हमें इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि सड़कें कहीं कहीं टूट चुकी होंगी, पहाड़ थोड़ा बहुत कहीं कहीं दरक चुके होंगे, मगर जो दर्दनाक मंजर सामने आने वाला था इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उत्तराखंड में आमतौर पर मई जून में लगभग पूरा गांव छुट्टियां मना रहा होता है। हम भी इस दौरान गांव में छुट्टियां मना रहे थे और गांव के इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे। मानसून दस्तक दे चुका था और जो ये 3 दिन की बारिश लगातार चलती रही, हम इसे भी खूब एंजॉय कर रहे थे। 3 दिन बाद बारिश रुकने के बाद कोहरा छटा तो हमारे गांव से दूर गंगा के दूसरी ओर जो सड़क केदारनाथ की तरफ जाती है उस पर साफ देखा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। ऐसा मंजर हमने अपने गांव से कभी नहीं देखा था। यह पहली बार था कि हमारे गांव से गंगा के दूसरी ओर एक लंबा ट्रैफिक जाम देखा जा रहा था। हमें अंदाजा हो चुका था कि कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है। मोबाइल के नेटवर्क जा चुके थे, लाइट जा चुकी थी, जगह जगह बिजली के खंभे टूट चुके थे और जो अखबार रोज स्थानीय मार्केट पहुंचता था वो भी सड़कें टूटने की वजह से नहीं पहुंचा था। इसलिए हम तक कोई भी खबर नहीं पहुंच पा रही थी। मगर धूप खिलते ही आर्मी के हेलीकॉप्टर लगातार हमारे घर की छतों के ऊपर से उड़ते हुए नजर आ रहे थे और ये हेलीकॉप्टर लगातार हर 5 मिनट में निकल रहे थे। बस यही वो क्षण था जब हमें ऊपर किसी बड़ी दुर्घटना होने का अंदाजा हो चुका था। अगले दिन जब कुछ लाइटें ठीक हुई, टीवी और मोबाइल पर नेटवर्क आने शुरू हुए तो हजारों लोगों की मौत की बुरी खबर सुनने को मिली। खबरें आई कि रामबाड़ा पूरी तरह बह चुका है। पुराना गर्म जल का स्रोत भी कई फीट मिट्टी के नीचे दब चुका है। जितने भी होटल, कैंप, ठहरने के धर्मशालाएं और दुकानें थी वो भी बाढ़ में ध्वस्त हो चुकी हैं। केदारनाथ और केदारनाथ के आसपास जितनी भी छोटी बड़ी दुकानें, रिजॉर्ट, होटल थे, सारे इस बाढ़ में बह चुके थे। हजारों लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी थी। हजारों घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी थी। इस बाढ़ का असर हरिद्वार तक देखा जा रहा था। लोगों के मृत शरीर गंगा में बह के नीचे की ओर आ रहे थे। सब कुछ मानो ध्वस्त हो चुका था। अब तक भी किसी को अंदाजा नहीं हो पाया था कि आखिर ये इतनी भयानक बाढ़ आई कहाँ से है। बारिशें तो पहले भी आई थी, मगर ये मंजर पहली बार देखने को मिला है। हमें भी 18 जून को वापस आना था, मगर सड़कें टूट चुकी थी तो हम 24 जून को दिल्ली आए। मगर रास्तों में हमने जो मंजर देखा हम आज भी उसे भूल नहीं पाते। लोग अपनों की तलाश में रोते बिलखते दिख रहे थे। कुछ देर के लिए तो हम भी सहम गए थे। प्रशासन के द्वारा ऋषिकेश में अपने लोगों को पहचानने के लिए मृत शरीर रखे गए थे। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 5000 के करीब मृत घोषित किए गए, मगर यकीन मानिए ये संख्या 1 से 1.5 लाख के करीब हो गई, क्योंकि इस आपदा में हजारों परिवार के परिवार बर्बाद हो चुके थे। बाढ़ आने का कारण केदारनाथ से ऊपर की तरफ थोड़ी दूर 2 पुरानी बर्फ की झील फटने का बताया जाता है। ये पानी इतनी ज़्यादा मात्रा में था कि केदारनाथ की पूर्व, उत्तर और पश्चिम दिशा से लगातार पानी बहता नजर आ रहा था और ये पानी अपने साथ बहा के ला रहा था बड़े बड़े पत्थर, जिनका साइज कम से कम एक बड़ी वोल्वो के बस के बराबर था। सब कुछ पानी के साथ बह रहा था। पानी अपने साथ हर चीज़ को बहा ले जा रहा था। मंदिर के गर्भगृह तक मलबा भर चुका था। मगर तभी एक चमत्कार होता है। जहां मलबे में एक तिनके से लेकर एक बड़ी बिल्डिंग भी नहीं बच पाई, केदारनाथ आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। दरअसल मलबे के साथ साथ बह के आई एक बहुत बड़ी शिला जो आकार में मंदिर की चौड़ाई के बराबर थी। बस ये शिला मंदिर के पीछे मानो ऐसे खड़ी हो गई जैसे कि कह रही हो कि मैं मंदिर को आंच तक नहीं आने दूंगी। और हुआ भी ऐसा ही। मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। इस बड़े पत्थर को आज भीमशिला के नाम से जाना जाता है। जो भी केदारनाथ जाता है इस शिला के जरूर दर्शन करता है। समय बीतता गया, मुआवजे की घोषणा होती गई। कुछ को मुआवजे मिले, कुछ को नहीं। जिंदगी पटरी पर लौटती गई, मगर जिनके अपने चले गए वे आज भी याद आते हैं। केदारनाथ घाटी में अगले 3-4 साल तक रास्तों में मानव कंकाल मिलते रहे।
क्योंकि मलबा इतना बह के आया था कि मृत शरीरों को ढूंढना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आज इस घटना को 9 साल हो चुके हैं। केदारनाथ में भी अब रौनक लौट चुकी है। अब केदारनाथ में पहले से ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, मगर प्रशासन की लापरवाही आज भी देखी जाती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ यात्री आते हैं, इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर यात्री आते हैं, इतना चढ़ावा आता है, राज्य को इस यात्रा से अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, मगर सुविधाएं आज भी नहीं। रास्ते इतने सुगम नहीं हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं। कुछ पंडित मनमाना पैसा वसूलते हैं, दर्शनों के लिए मनमाना पैसा वसूला जाता है। आज भी सरकार स्थानीय लोगों को इस बात के लिए मंजूर नहीं करा पाई कि चारों धामों को श्राइन बोर्ड के अंतर्गत लाया जाए, क्योंकि स्थानीय लोग, घोड़े खच्चर वाले, होटल रिजॉर्ट वाले और स्थानीय दुकान वाले इस बात में बाधा डालते। इसी वजह से केदारनाथ तक सड़क भी नहीं पहुंच पा रही है। क्या सरकार इन लोगों के लिए कोई आय का साधन का बंदोबस्त नहीं कर पाती है? अगर स्थानीय लोगों को आय का साधन का कोई ऑप्शन दे दिया जाए तो श्राइन बोर्ड का गठन आसानी से हो सकता है। वैष्णो देवी धाम, शिरडी धाम में श्राइन बोर्ड की वजह से ही इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और इतनी साफ सफाई देखी जा सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का जल्द समाधान निकले और लोग आसानी से केदारनाथ के दर्शन कर सकें। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में 2013 जैसी घटना कभी ना घटे।